तो आज के इस क्लास में हम सब मैटर के बारे में देखेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 1 पढ़ता है क्लास 9th के बुक से। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? जितनी भी चीज़ें हैं, आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी मैटर होती हैं। तो दो ही चीज़ें होती हैं, एक लिविंग थिंग्स में बांटा गया है और एक नॉन लिविंग थिंग्स में। तो सर ये सारे मैटर्स होती हैं, लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका एक और डेफिनेशन भी दिया गया है। ये डेफिनेशन क्या दिया गया है, ज़रा देखिएगा। यानी ऐसी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जो स्पेस रखती हो। स्पेस का मतलब यहाँ पर हो गया वॉल्यूम, यानी जिसका एक निश्चित वॉल्यूम हो और साथ ही साथ जिसका एक निश्चित मास हो। वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? मैटर में आएंगी। जैसे कि आप ले लेते हैं एग्जाम्पल, चेयर, पेन, इन सारी चीज़ों का, बुक, टेबल और भी बहुत सारी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आती हैं? मैटर आती हैं, मैटर में आती हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके पास क्या होता है? एक निश्चित वॉल्यूम होता है, उनका एक निश्चित मास होता है। बात आ गई समझ में? या लिविंग थिंग्स हो या फिर मैन ही क्यों ना बोल दिया जाए, ये भी एक मैटर ही है, क्योंकि ये लिविंग थिंग में आ रहा है और ये सारे नॉन लिविंग में आ रहे हैं। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम सब देखेंगे कि आप सब पहले से भी जानते हैं कि मैटर जो बना होता है सर, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। किससे बना होता है? पार्टिकल से। ठीक है, अब हम सब देखेंगे कि सर ये पार्टिकल किस फॉर्म में होते हैं, यानी उसमें जो अरेंजमेंट होता है, क्या वो कंटिन्यूअस होता है या फिर पार्टिकुलेट होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या ये इनके बीच में गैप होता है? तो पहले हम इससे पहले कुछ और बातें बता देते हैं। ठीक है, पहले इसी को समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम सब प्रूफ करें तो कैसे करें? क्या प्रूफ करना है हमें कि वो कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है, यानी कि अल्टीमेटली हमें ये प्रूफ करना है कि क्या उसके बीच में दो जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैटर कैसे बना होता है? मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच में क्या गैप होता है या नहीं होता है, या ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है या पार्टिकुलेट फॉर्म में, यानी छोटे छोटे कण के रूप में। देखते हैं। तो सर मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया है आपके सामने और इस बीकर का एक वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर, यानी इसमें कितने मिलीमीटर, कुछ भी आप लिक्विड डालोगे तो कितने मिलीलीटर इसमें रह पाएगा? 100 मिलीलीटर तक। इसके में अंदर मैंने हाफ तक क्या भर दिया है? वाटर लगा दिया है, वाटर भर दिया है, वाटर भर दिया है। और मैंने जहाँ तक हाफ लगाया, वो जहाँ तक भरा था, वहाँ पर मैंने एक मार्क लगा दिया। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? मार्क। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक चम्मच की सहायता से, स्पून की सहायता से थोड़ा सा नमक या चीनी डाल देते हैं। ऐड क्या कर देते हैं बुआ? शुगर या फिर सॉल्ट, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में। जब हम इसे देखते हैं और एक स्टीयर, एक रॉड की सहायता से, एक ग्लास रॉड की सहायता से इसे स्टीयर कर देते हैं। ठीक है, स्टीयर करने पर, स्टीयर का मतलब होता है घोलना, घोलना, घुमाना। आप इसमें चम्मच घुलाते हो ना, तो वो छोटे छोटे कण जो होंगे इसके अंदर गायब हो जाएंगे, मिल जाएंगे ना, घुल जाएंगे। तो अब देखेंगे कि सर क्या इसके अंदर का लेवल, मार्क, ये जो वाटर का लेवल था, क्या ये ऊपर आया है क्या, या लेवल वहीं तक रह गया है? तो आप देखोगे, पाओगे कि सर वो लेवल जो मार्क था उस वहीं तक अभी पानी है मौजूद। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ ये होता है कि जैसे आप ये सोचो कि सर आपके पास पेज है, उसके ऊपर मैंने कुछ नमक डाल दिया, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ डाल दी, और उसमें थोड़ी सी चीज़ें और भी ऐड करेंगे तो उसकी मात्रा तो बढ़ी जाएगी, उसका मात्रा तो बढ़ी जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था असल में कि सर यहाँ पर ये मार्क ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? असल में हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मॉलिक्यूल से बनी होती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप देख रहे होगे इन मॉलिक्यूलों के बीच में थोड़ी सी गैप है। बोलोगे सर ये गैप तो ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपको बाद में अभी समझ में आएगा। मान के चलिए आप कितना भी इसको नज़दीक नज़दीक भी रखो तो थोड़ी सी तो गैप बची ही जाएगी। देख रहे हो, थोड़ी सी भी, देखो बड़ा करके दिखाते हैं आपको, ये देखो थोड़ी सी तो गैप आपको दिखाई दे रही होगी कि ये बच रही है सर यहाँ पर। तो इन गैपों में ही ये जो शुगर आपने डाला था या फिर नमक डाला था, उसके पार्टिकल्स उसी गैप में फिट हो गए। इसी कारण से ये क्या हो गया, ऊपर नहीं जा पाया इसका लेवल। इसी कारण से हम सब बोल सकते हैं कि सर उनके बीच में क्या है, थोड़ी सी तो गैप है, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, थोड़ी सी गैप है। तो यानी इससे हम समझ सकते हैं कि सर वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स के रूप में होते हैं, पार्टिकुलेट होते हैं, उनके बीच थोड़ी सी तो गैप होती ही है। यानी इस एक्सपेरिमेंट से आपने सीखा कि ये कंटिन्यूअस नहीं, पार्टिकुलेट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। अब इसी के आधार पर हम सब आगे बढ़ते हैं कि आपने देखा कि सर ये मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा कि सर वो किस अवस्था में रहेंगे। यानी हम सब देख सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, स्टेट्स ऑफ
मैटर, यानी किस अवस्था में रह सकते हैं। तो आप पहले से भी जानते होंगे कि सर ये 3 अवस्था में रह सकते हैं, एक सॉलिड में, एक लिक्विड में और एक गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में या गैसी लिख देते हैं। तो ये 3 तरह की चीज़ों में, 3 स्टेट्स में रह सकते हैं। अब ये स्टेट्स किस आधार पर बने हैं उसको हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि सर ये जो जितने भी मॉलिक्यूल बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, उनका साइज काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी छोटा। इसी कारण से पहले वाले एक्सपेरिमेंट आपने देखा सर, इनका साइज इतना अगर बड़ा होता तो सर इन दोनों के बीच में जो गैप है उससे बड़ा होता, तो वो तो मार्क से ऊपर चला जाता, लेकिन वो जाता नहीं है। यानी इसका जो पार्टिकल साइज है बहुत ही छोटा होता है, माइन्यूट, बहुत लिटिल। कहाँ सर कितना होता है आप बताइए। तो इसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा सर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। तो इसका जो रेंज होता है माइक्रोमीटर से नैनोमीटर के बीच में होता है। बहुत सारे का तो रेंज क्या होता है, नैनोमीटर में होता है, यानी काफ़ी छोटा होता है, जो इस गैप में फिट हो जाता है। इसी कारण से उसका वॉल्यूम, उसका जो मार्क था ऊपर नहीं जा पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो सर इसको हम कितने भी नज़दीक रख लें, ये तो आपको पता है कि कितना भी नज़दीक रख लें कुछ तो गैप बचेगा ही बचेगा। अब देखिए सर, 2 चीज़ें होती हैं, कुछ भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी 2 चीज़ें ले लो तो उसके पीछे 2 फोर्सेस काम करेंगे, 2 चीज़ें काम करेंगी। देखिए सर कौन कौन, एक अट्रैक्शन काम करेगा या फिर रिपल्सन हो सकता है। 2 चीज़ें तो होंगी, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपल्सन होगा, या फिर दोनों बैलेंस भी रह सकता है। अब देखिए सर क्या हो सकता है, अगर अट्रैक्शन रिपल्सन से ज़्यादा हो जाए तो इस अवस्था में क्या होगा, दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे और वो एकदम सॉलिड फॉर्म बना लेंगे। सॉलिड फॉर्म, इस केस में कैसा फॉर्म मिलेगा, कैसा स्टेट मिलेगा, सॉलिड। यानी सॉलिड का डेफिनेशन, इसी कारण से तो इसके डिफिनिट क्या होता है, शेप होता है, डिफिनिट शेप होता है, और प्लस डिफिनिट क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा देखें कि सर अगर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से ज़्यादा ना हो, उसके बराबर ही आ जाए, यानी बैलेंस में आ जाए, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा कि दोनों के बीच में तो गैप रहेगा, इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही गैप रहेगा ना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो यहाँ पर उनके बीच गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन्हीं गैपों के कारण इसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। वो लिक्विड भी तो ऐसा ही था, लिक्विड। तो ऐसे जब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर होगा तो वो कौन सा स्टेट ले सकता है, लिक्विड लेगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि इसके बीच सॉलिड की तुलना में गैप ज़्यादा है। तो इसी कारण से इस जो बर्तन में डाले जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के गैप ज़्यादा होने के कारण सॉलिड की तुलना में, इसी प्रॉपर्टी के कारण ये किसी भी बर्तन में रखोगे, किसी भी यूटेंसिल में रखोगे, उसी का शेप ले लेगा। यानी बोल सकते हैं कि सर लिक्विड का डिफिनिट शेप नहीं होता, लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है। जैसे कि एक गिलास में मैंने 100 मिलीलीटर की गिलास है, बीकर है, और दूसरे बीकर में हम डालें कि सर इसमें बीकर थोड़ा चौड़ा था लेकिन इसका 100 ही मिलीलीटर वॉल्यूम था, तो इसका अगर वाटर हम इसमें डाल दें तो सर वो भी वैसा ही रहेगा, खाली शेप चेंज हो सकता है। यानी कि सर इसका डिफिनिट शेप नहीं होगा लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने, अगर हम इस अट्रैक्शन और रिपल्सन के कंडीशन को थोड़ा और देखें तो सर अट्रैक्शन फोर्स, अभी हमने बताया अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर भी होता है, ग्रेटर भी हो सकता है, और अगर छोटा हो जाए, कम हो जाए, रिपल्सन फोर्स से ज़्यादा हो, यानी कि बोल सकते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच गैप ज़्यादा हो जाए। यानी कि सर एक मॉलिक्यूल यहाँ भी हो तो एक मॉलिक्यूल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यानी उनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, यानी वो फ्री हैं। तो इस केस में इसके मॉलिक्यूल्स कहीं भी जा सकते हैं, तो वो किस फॉर्म में हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर अट्रैक्शन और रिपल्सन के आधार पर तीन स्टेज में बांटा कि अट्रैक्शन फोर्स अगर रिपल्सन फोर्स के से ज़्यादा हो जाए तो कौन सा फॉर्म लेगा, वो लेगा सॉलिड फॉर्म। अगर इक्वल टू हो जाए तो वो लेगा लिक्विड, और अगर अगर लेस हो जाए, ट्रैक्शन फोर्स ना हो, तो सर उसमें क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म ले सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने देखा ये चीज़ें, तो सर क्या बोल सकते हैं कि सर अगर हम कंपेयर करके देखें तो सर सॉलिड ले लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं और एक ले लेते हैं गैस, यही तो 3 चीज़ें आपने देखी। यानी कि मैटर के कितने भी स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं, एक और भी होता है लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस फॉर्म होते हैं। तो देखिए, तो सॉलिड में आपने अभी भी देखा कि सर इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसी कारण से इसका क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है प्लस डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ये तो आपको पहले ही बता दिए, खाली इसको हम थोड़ा सा एक जगह लिख रहे हैं। डिफिनिट वॉल्यूम होता है यानी ये निश्चित स्पेस सीखता है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं और जिस बर्तन में आप डालोगे उसी का शेप ले लेंगे। इसी कारण से बोल सकते हैं कि सर इसका डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन डिफिनिट शेप होता है क्या? डिफिनिट शेप बोलोगे सर नहीं होता, डिफिनिट शेप नहीं ले पाता, ये जिसमें रखोगे उसी का शेप ले लेगा। अगर गैस की तरफ ध्यान दें तो सर क्या इसका ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर पाएगा? देखते हैं, डिफिनिट शेप होगा तो डिफिनिट शेप तो तभी होता है जब सर अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर हो या फिर बराबर हो, तभी तो होगा। लेकिन सर इसमें अट्रैक्शन फोर्स तो होता ही नहीं है, तो इसी कारण से इसे इसका डिफिनिट शेप नहीं होता, डिफिनिट शेप नहीं होता इसका, ठीक है। तो अब हम सब दूसरी बात करते हैं कि सर इसका डिफिनिट वॉल्यूम होगा। तो सर अगर किसी कमरे में भी रख दोगे ना थोड़ी सी गैस, तो वो चारों तरफ बैठ जाएगी, तो इसका दोनों नहीं होता, ना ही डिफिनिट शेप होता है ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। तो इस आधार पर हम लोगों ने देखा कि सर इसे 3 स्टेट्स हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम सब आगे चलते हैं कि सर अगर हम इसके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, इसके इस स्टेट को इस स्टेट में, यानी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, ऐसा चेंज किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। जैसे कि मैं आपको ले लेता हूँ आइस। आइस किस फॉर्म में होता है? वो होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ऐसा एक क्यूब ले लेते हैं, आइस का एक क्यूब है ऐसा इस शेप का। जब हम इसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करने का मतलब हीट करेंगे, तो हीट करने पर ये क्या आ जाएगा, ये पिघलने लगेगा, होगा मेल्ट होने लगेगा, यानी फ्यूज़न होने लगेगा। तो इससे क्या होगा, मैंने इसे एक बर्तन में ही फ्यूज़ किया था यानी मेल्ट किया था, तो सर वो लिक्विड में बदल जाएगा। इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़े थोड़े वाइब्रेशन के कारण अलग होंगे। उसके बारे में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे कि सर ये ऐसा क्यों होता है। अभी यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये जानो कि सर जब हम उसे हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। और वाटर कौन सी अवस्था होती है, कौन सा स्टेट होता है, लिक्विड, ठीक है। यानी ये वाटर में चेंज हो गया सर, ठीक है। जब हम इसको फर्दर हीट करें और भी दे दें हीट, तो सर क्या हो गया, इसे हीट करने पर ये किस अवस्था में आ जाएगा, गैसियस फॉर्म में। क्योंकि सर 100 डिग्री जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़े, जैसे ही ऊपर होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, उसकी गैसियस फॉर्म में, यानी स्टीम में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। यानी कि सर यहाँ पर ये वाटर वेपर में बदल जाएगा, और वाटर वेपर में जैसे ही बदलेगा वो तो निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, क्योंकि सर उसके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा कि सर सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिएगा सर, तो ऐसा कैसे कर रहे थे, यानी कि हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि सॉलिड को अगर गर्म कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तो सर वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को हीट करने पर फर्दर हीट करने पर वो किस में बदल जाएगा, गैस में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा उल्टा किया जाए, आपके पास वाटर वेपर है, उसको अगर हम ठंडा कर दें, हीट नहीं करें, कूल कर दें, तो किस में बदल जाएगा बुआ, वो बदल जाएगा लिक्विड में। अगर लिक्विड को कूल कर दें तो वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। यानी कि सर ये स्टेप फॉलो करेगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इस स्टेप को फॉलो नहीं करती हैं, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल सकती हैं, ठीक है। तो उसको भी हम सब देखते हैं। तो देखते हैं, पहले हम सब देखते हैं कि सर सॉलिड से जो लिक्विड में बदला, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको, यानी कि सर इस प्रोसेस को बोल सकते हैं मेल्टिंग बोल सकते हैं, किताबों में लिखा रहता है फ्यूज़न भी, उसे भी बोल सकते हैं फ्यूज़न, ठीक है। अगर हम लिक्विड को गैस में बदलें तो सर वो किस चेंज में हो रहा है, वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसी कारण से इसे कहते हैं इवेपोरेशन, यानी ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हीट करने पर वो किस फॉर्म में चेंज हो जाए, गैस फॉर्म में, अपने ही गैस फॉर्म में, तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। अगर लिक्विड गैस को ठंडा किया जाए
देख रहे हैं नीचे, गैस को ठंडा किया जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। तो सर इस प्रोसेस का भी एक नाम है, उसे प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। इसी कारण से तो बारिशें होती हैं, इसको भी हम सब डिटेल में देखेंगे। अभी तो मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब देखेंगे कि सर लिक्विड को फर्दर ठंडा किया जाए, कूल किया जाए, यानी इसके अंदर के हीट को निकाल दिया जाए, तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने पर वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। यानी सर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थोड़ा सा सोचिए आप लोग, थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। इस फॉर्म को हम सब बोल सकते हैं सर क्या, सॉलिडिफिकेशन, या फिर बोल सकते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस, यानी ठंडा हो गया, फ्रीजिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड गैस में बदल जाता है, कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं। मैंने एक और बात बोली थी सर कि सॉलिड डायरेक्ट किस में बदल सकता है, सॉलिड डायरेक्ट किस में बदल सकता है, गैस में भी बदल सकता है सर। सॉलिड, लिक्विड और गैस था, तो सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल सकता है। तो सर इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। ऐसा कौन कौन सा एग्जांपल है सर जो डायरेक्ट गैस में बदलता होता है, जैसे आपका कैम्फर, कपूर बोलते हैं उसे, कैम्फर, नेफ्थलीन, ये सारी चीज़ें, नेफ्थलीन जो आपकी गोलियां आती हैं कपड़ों में देने के लिए, तो ये सारी चीज़ें ये जो होते हैं सॉलिड से क्या होते हैं, डायरेक्ट बदल जाते हैं। जैसे कि आप कैम्फर छोड़ दोगे, कपूर छोड़ दोगे, तो वो धीरे धीरे लिक्विड में नहीं बदलेगी, डायरेक्ट गैस में बदल के एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। इसी कारण से कैम्फर को ओपन यूटेंसिल में नहीं रखा जाता, खुले बर्तनों में नहीं रखा जाता। आई थिंक यहाँ समझ में आ गया। अगर इसका उल्टा किया जाए, गैस को बदल दिया जाए किस में, सॉलिड में, तो उसे क्या कहेंगे बुआ, उसे कहेंगे ए सब्लिमेशन, ए सब्लिमेशन। इसी को बोलते हैं, बुकों में लिखा रहता है डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर मैं, अच्छा एक और बात, यहाँ पर लिक्विड से अगर सॉलिड कहें तो मैंने आपको बताया था फ्रीजिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा भी इसको बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि ये सॉलिड में बदल रहा है, इसी कारण से इसे सॉलिडिफिकेशन भी प्रोसेस कहा जा सकता है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद की चीज़ें हम सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।